SD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। 16 साल के बाद आज मैं अपने ससुराल आई। यहाँ सास तो नहीं थी, लेकिन अपने सास के जाने का गम था। मैंने शादी के बाद इस घर में पूरे 5 साल बिताए थे और अपना जी जान लगाकर अपने पति और अपने सास की सेवा की थी। आज पति के दोनों बेटों को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और उनको गले से लगा लिया। मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई थी, वह दोनों भी मुझसे आकर चिपक गईं। मेरी बड़ी बेटी जबकि 14-15 साल की थी, उसको तो बीते हुए कल के बारे में काफ़ी कुछ पता था। वो मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मम्मी यहाँ तो सब कुछ है, अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, ना ही स्कूल के खानों का इंतजार करना पड़ेगा। इस घर में तो सारी चीज़ें हैं और पापा ने कहा है हम दोनों बहनों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। हमें घर से स्कूल जाने के लिए वैन भी आएगा। मम्मी हम कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे? मम्मी बताओ ना, ये हकीकत है ना? मैंने अपनी बड़ी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, बेटी ये हकीकत है। सच में आज अपने घर में आकर बड़ा सुकून मिल रहा है। मम्मी बताओ ना, आखिर तुम इस घर को छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं आज अपनी बेटी को वह सारी बातें बता देना चाहती थी। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से उसी कहानी की तरफ। मैं और मेरी बेटी कई दिनों से भूखी थी, जबकि भाभी ने पूरे मोहल्ले में भंडारा करवा रखा था। मैंने भाभी से खाने को मांगा तो बोली कि बचेगा तो मैं तुमको दे दूंगी। इंतजार करते करते शाम हो गई और भाभी ने बचे हुए भंडारे के हलवा पूरी को फ्रीज में रखा और ताला लगा दिया। मेरी बेटियां भूख से बेहाल हो रही थी, तो जहां भंडारा बांटा जा रहा था वहां पर कुछ बच्चों ने हलवा पूरी को नीचे कचरे में गिरा दिया था। तो मैंने अपनी बेटियों को उस कचरे के डब्बे से पूड़ियाँ निकालकर बेटियों के आगे डाल दी। दिल गम से फटने लगा था। मैं भगवान के आगे रोने लगी थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी थी। शायद वह कांच टूटने की आवाज़ थी। मेरा दिल धक से करके रह गया था। मैं अपने कलेजे पर हाथ रखकर उठी और रसोई की तरफ भागी थी। मेरी छोटी बेटी पायल अभी कुछ देर पहले ही रसोई की तरफ पानी पीने के लिए गई थी। शायद उससे फिर से पानी का गिलास टूट गया था। इससे पहले कि मैं रसोई तक पहुंचती, भाभी का किचन से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इसका मतलब आज फिर से वही हो गया था जो मैं समझ रही थी। पायल से आज फिर से गिलास टूट गया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं उसे कह रही थी मैं अभी उठकर उसे पानी पिला दूंगी, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और भागी भागी रसोई की तरफ गई थी। मैं जल्दी उठी और नंगे पांव बाहर भागी। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने फिर से एक नया गिलास तोड़ दिया है। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर अपनी बेटियों को मेरे बर्तन तोड़ने के लिए भेज देती हो। वह किचन के अंदर आते हुए मेरी बेटी और मुझ पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। अभी ने गुस्से से घूरती हुई निगाह मुझ पर डाली थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। मैं जल्दी से कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। दीदी तुम रहने दो, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। सर पर चढ़कर नाच रहे हो तुम सब। तुम्हारी बेटियों ने और तुमने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उनको उनके कमरे तक बंद करके रखा करो, फिर तुम उसको रसोई में क्यों भेज देती हो? भाभी का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। मैं जानती थी अब उसको ब्रेक लगाना बड़ा मुश्किल था। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनते हुए कांच का टुकड़ा इकट्ठा करने लगी और बड़बड़ा कर रसोई से ताना मारती हुई बाहर निकल गई। आज फिर वो भाई को शिकायत लगाने वाली थी। मैं अपने आंखों में आंसू भरकर कांच का बर्तन समेटते हुए अपनी बेटी पर एक नज़र डाली। वह रसोई के दीवार से चिपकी बहुत डरी हुई थी। मुझे कांच उठाता देखकर अचानक वह जोर से रोने लगी। मैंने उसको प्यार किया और बाहर भेज दिया। अचानक कांच उठाते हुए मेरे पैरों की उंगली में कांच का एक टुकड़ा लगा तो मैं कांप उठी। मैंने जल्दी अपनी उंगलियों को हाथों से दबाकर दर्द को रोकने की कोशिश की। पायल फिर से मेरे करीब चली आई थी। क्या हुआ मम्मी, आपको चोट लग गई? उसकी आंखों में इस तरह डर था कि मैंने जल्दी ही नामे सिर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने उसके डरे हुए चेहरे पर नज़र डालकर उसको तसल्ली दी और कमरे में भेज दिया। मैं खुद जख्मी उंगलियों से कांच के टुकड़े समेटने लगी। मेरा नाम प्रीति है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे ऊपर ऐसी विपदा भी आएगी। मुझे अपने बेटियों को 2 वक्त का खाना देना भी मुहाल हो जाएगा। मैं अपने हालात पर बहुत चिढ़ती और अपने भगवान को याद करती। भगवान ने मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में भगवान के सिवा मेरे साथ कोई नहीं था। अगर 1-2 दिन की बात होती तो मेरी बेटियां भी इस चीज़ को सह लेती और दुनिया भी साथ देती,
मगर मेरे पति को मुझसे बिछड़े हुए पूरे 16 साल हो चुके थे। इन 16 सालों में मैंने बहुत से चेहरे बेनकाब होते देखा था। हालात बदलते ही लोग कैसे बदल जाते हैं मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। मुझे अपनी जरा भी परवाह नहीं थी। बेटियों का साथ था, ना तो मैं उनको खाली पेट देख सकती थी। हम 3 माँ बेटियां तो बहुत परेशान थी, जबकि भविष्य अंधेरा था। मैं अपनी बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती, जब मेरा अपना सगा भाई ही मुझे और मेरी बेटियों को देखना नहीं चाहता था। ऐसे भाई से मैं क्या उम्मीद रख सकती थी। मैं अपने भाई के इस तरह के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा परेशान थी, हैरान थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बचपन में इतनी मोहब्बत और प्यार देने वाला भाई कभी मुझे इतनी नफरत भी कर सकता है। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। हम 2 ही भाई बहन थे। मेरी माँ भी बड़े अच्छे घर की थी। मेरे मम्मी पापा के आपस में अच्छी बनती थी। फिलहाल हम दोनों भाई बहनों पर बचपन में कोई समस्या नहीं आई थी। मम्मी पापा ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की थी और ना ही कभी मेरे मम्मी पापा को कोई समस्या आई थी जो हमें दिमागी तौर पर बीमार बनाता। बचपन से ही बड़ी सुलझे हुए थे। जब भाई भी अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर था। हम दोनों पढ़ाकू टाइप के बच्चे थे जो ज़्यादातर टाइम अपनी किताबों में ही बिताया करते थे। मेरे पापा को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। फिलहाल वह अपने स्कूल से आते हुए लाइब्रेरी से अलग अलग किताबें लेकर आते थे, जो पापा के साथ हम दोनों भाई बहन मिलकर उसको पूरा ही पढ़ा करते थे। हम एक रात में पूरी किताबें चट कर जाते थे। फिर अपने पापा से हम उस बारे में डिस्कस करते थे। पापा अपने बच्चों पर बहुत गर्व किया करते थे, जबकि माँ चुपचाप हमारी बातें सुना करती थी। वैसे तो माँ भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह ज़्यादा वक्त घर के कामों में ही बिताया करती थी। घर के कामों में बिजी रहती और घर को बड़े अच्छे तरीके से सजाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देती थी। हमारे घर में कभी मिट्टी का एक तिनका भी दिखाई नहीं देता था। माँ बहुत साफ सफाई पसंद करती थी। उनका व्यक्तित्व घर की एक एक चीज से टपकता था। घर का माहौल इतना अच्छा था, मैंने कभी अपने पापा को माँ के साथ लड़ाई झगड़ा करते ना देखा था। ऐसे ही माँ भी पापा की हर बात से सहमत रहा करती थी, जबकि पापा की सरकारी नौकरी थी। फिलहाल पापा के अक्सर ट्रांसफर भी हो जाया करती थी। ट्रांसफर होने की वजह ये थी वह थोड़े सख्त दिल के आदमी थे और उन्हें रिश्वत नाम से बहुत चिढ़ थी। जब भी पापा के पास किसी भी मामले में सिफारिश की जाती थी तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पापा स्कूल के विकास के बारे में हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। वे अपने स्कूल को हमेशा आगे से आगे देखना चाहते थे, बहुत सारे रूल को फॉलो करते थे। इसी वजह से लोग उनसे बहुत चिढ़ा करते थे और फिर इसी कारण पापा का ट्रांसफ़र करवा दिया जाता था। अगले आने वाले टीचर से ये काम बड़ी आसानी से करवा लिया जाता था। पापा का कहना था, मुझे ट्रांसफ़र करवाना तो मंजूर है, मैं एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर अपने कंधे पर सामान उठाकर फिर सकता हूँ, मगर मुझे इस नर्क में जीना मंजूर नहीं। मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से मुझे अपनी नज़रों में ही गिरना पड़े। इसलिए तुम लोग भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहो। भले हमें पहाड़ों में जाकर रहना पड़े तो हम रह लेंगे, लेकिन कभी किसी गलत काम के तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। मुझे पापा की बातें हमेशा ही बड़ी अच्छी लगती थी। मैं पापा से बहुत प्रभावित हो जाती थी। हमें ज़िंदगी बिताने के लिए ऐसे वसूलों को अपनाना चाहिए था। मुझे पापा की किसी बात से कभी कोई नाराज़गी नहीं होती थी, मगर भाई अक्सर इस बात से तंग हो जाता था। बस ये कहता था, आप ऐसा ना किया करें। आप क्यों अपने आप को खामोखा मुश्किल में डालते हो, जबकि सिफारिश वाले लोगों का काम तो कोई भी अगला बंदा आकर कर जाएगा। मेरे भाई को समझाने के लिए एक लंबी बहस हुआ करती थी। भाई के दिमाग में पता नहीं समाती थी या नहीं, मगर वह चुप हो जाता था। वक्त बीतने के साथ पता चलता है हालात के बदलने का। मेरे पापा ने धूमधाम से भाई की शादी की। इज्जतदार और अच्छे घराने में की थी। पापा ने मेरे भाई की शादी अपने ही दोस्त के बेटी से की थी और पापा के उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और फिलहाल पापा अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेना चाहते थे। पापा के दोस्त भी पापा की तरह मेहनती थे और ईमानदार थे। भाई शादी से बहुत खुश था। भाई की पत्नी बहुत खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। उसने घर में आते ही सबको अपना दीवाना बना लिया था। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि माँ पापा घंटों उसकी बातें सुनते और खुश होते। वो मेरे मम्मी पापा के सामने बिछी फिरती। मेरे भाई के पत्नी के आने से मुझे लगता मेरी अहमियत कुछ कम हो गई थी, जबकि मैं इस घर की बेटी थी, मगर सारा ध्यान भाभी को ही मिला करती थी। शायद मुझे ऐसा महसूस होता था, जबकि हकीकत ऐसा नहीं था। भाई भी ज़्यादातर अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता फिरता। उसने भाई को कुछ ही दिनों में अपना दीवाना बना लिया था, जबकि उसको मेरे मम्मी पापा पसंद करके लाए थे।
भाभी ने कुछ ही दिनों के बाद ही मेरे भाई को अपने प्यार में इस तरह पागल कर लिया था। उसको अब किसी की परवाह नहीं थी। अक्सर उसे खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाया करता और वो मेरे मम्मी पापा के सामने भी नहीं शर्माती। बिना पूछे ही वो भाई के साथ बाहर चली जाती थी, मगर फिर भी उसे झिझक महसूस होनी चाहिए थी। मुझे उसकी कुछ बातें और हरकतों पर ऐतराज होता था, मगर मैं उसे रोकने या कुछ भी कहने वाली कौन होती थी। मैं उसको नज़रअंदाज करके अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करती थी। भाई की शादी के बाद मम्मी पापा को फिक्र थी, अब उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। फिलहाल पापा ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। रीना आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। उन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी और 1 साल के आगे पीछे ही उन दोनों की शादी हुई थी। इत्तेफाक की बात यह थी, रीना आंटी के पति मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए मेरे पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। रीना आंटी का बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर था। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और सोने पर सुहागा ये था, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था। रीना आंटी अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। पापा हैरान रह गए। वे न जाने कितने वर्षों के बाद हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। पुनीत पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था, फिर उसकी अच्छी नौकरी भी थी। ऐसे में मम्मी पापा इस रिश्ते से क्यों मना करते। पापा ने मेरी पसंद जानना चाही थी। मेरी पसंद मेरे माँ बाप की पसंद थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी, मैं अपनी मर्जी से कोई इश्क चला सकती। मेरे पापा जिस मर्जी से मेरी शादी कर दे, मेरी जिंदगी का फैसला करें। माँ ने मेरा जवाब सुनकर मेरी बलाएं ले ली। उन्होंने पुनीत के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अगले महीने विदाई की तारीख रख दी गई। मैं बड़े दुखी दिल से शादी की तैयारियों में बिजी थी। मम्मी पापा के घर को छोड़ के जाने का दुख बहुत था। मैं जानती थी बस लड़कियों को ही विदा होकर एक ना एक दिन अपने घर जाना पड़ता है, मगर फिर भी दिल को चैन और करार ना आता। जिस आंगन में मेरा बचपन गुजरा था, अब मैं एक पल में सब कुछ कैसे भूल जाती। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल बेहद उदास था। मैं अपनी भाभी को हंसते मुस्कुराते घर में इधर से उधर घूमते फिरते देखती तो मैं हैरान हो जाती थी। भाभी ने यहाँ आकर जल्दी ही इस घर को और इस घर के माहौल को अपना लिया था, जबकि मुझे नहीं लगता था मैं इतनी जल्दी अपने मायके का प्यार भूलकर नए घर को अपना पाऊंगी। माँ जब भी मेरे करीब बैठती थी तो मेरे उदास चेहरे को देखकर मुझे समझाने लगती थी। मैं बस चुपचाप माँ का चेहरा देखा करती थी। न जाने शादी के बाद वह ये चेहरा कितने सालों के बाद देख पाती, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैं ब्याह कर दूसरे शहर चली जाती। वह शहर हमारे शहर से काफी दूर था। रोज रोज का आना जाना बिल्कुल नहीं हो सकता था। न जाने कितने महीने बाद मम्मी से मिलने के लिए आती। ये सब सोचकर मैं बेहद उदास हो जाती थी। मैं अक्सर माँ की गोद में सर रखकर रो पड़ती थी। माँ मुझे तसल्ली देती, चुप करवाती। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी प्रार्थना तेरे साथ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बेटियां दूर हो या पास हो, बस सुखी रहे। माँ के दिल से निकली दुआएं सुनकर मुझे सुकून मिल जाता। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। मेरे शादी के 3 दिन के बाद मेरे ससुर की अचानक मृत्यु हो गई। वह बिल्कुल सेहतमंद थे। भगवान के तरफ से शायद उनका बुलावा आ गया था या फिर उनका वक्त पूरा हो चुका था, मगर मेरी सास इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। ये खबर उनके लिए बेहद अचानक थी। वैसे तो उनको मालूम होना चाहिए था, ये भगवान की मर्जी है, मगर उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। बहू के कदम मनहूस है, जो आते ही मेरे पति को खा गई। मैं अपनी सास की बात सुनकर बेहद हैरान थी। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने इस तरह की बातों पर यकीन न किया था। मेरे माँ बाप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि वह इस तरह की कोई बात सोचते या हमारे सामने दोहराते। फिलहाल मेरे लिए ये बात जहाँ हैरान करने वाली थी, वहीं मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मेरी सास ने मेरे कदमों को मनहूस और बुरा बताया था। मैं अपने पति से शिकायत करने पहुंची तो उल्टा उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। तुम जानती हो कि माँ इस टाइम कितने गहरे सदमे में है। पापा की अचानक मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अभी उनकी इतनी उम्र थी और ना ही उनको किसी तरह की कोई बीमारी थी। ऐसे में उन्हें इस गम से निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। माँ की कड़वी बातें बर्दाश्त करोगी तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मेरे पति ने उल्टा मुझे ही बातें सुना दी। मैं चुपचाप उनके पास से उठ गई। सही कह रहे थे, मेरी माँ सदमे में थी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी, वरना कोई भी दिमाग वाला इंसान ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता था। किसी के घर में आने से मेरे ससुर की मौत कैसे हो जाएगी? मैं इतनी मनहूस थोड़ी थी। सबसे पहले मेरी ही मौत हो जानी थी। मैं किसी और के मौत का कारण क्यों बनती? मैं अपनी सास से बहस नहीं करना चाहती थी, ना ही उनको ये सब समझा सकती थी, ना ही वो मेरी बात सुनने की पोजीशन में थी। वह तो हर दिन अपने पति को याद करके रोती रहती और उनको मेरी शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता था। मैं चुपचाप अपने कामों में लगी रहती। ससुर के 13वीं के बाद ही घर और घर का सारा काम मैंने संभाल लिया था।
अभी मेरी शादी को पहला हफ्ता ही था। मैं घर के कामों में बिजी हो गई थी। मेरी सास अपने पति के मौत का सदमा लेकर सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती और मैं घर के सारे कामों को निपटाती रहती। मुझे घर का काम काज करना नहीं आता था क्योंकि ज़्यादातर काम मेरी माँ ही किया करती थी। मेरे भाभी के घर में आने के बाद मेरी माँ भाभी के साथ कामों में हाथ बटाया करती थी। मुझे थोड़ा बहुत काम करना ही आता था क्योंकि ज़्यादातर काम मैं नहीं किया करती थी। मुझे थोड़ा बहुत काम करना ही आता था, जबकि मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहा करती थी और जो भी टाइम बचता था उसके बाद मैं नोवेल पढ़ लिया करती थी। माँ ने भी मुझ पर ज़्यादा कभी जोर नहीं दिया था। माँ का कहना था, जब सर पर पड़ेगी तो काम खुद ही आ जाएगा। वैसे माँ की बात बिल्कुल सच निकली। मैं कुछ दिनों में ही घर के कामों में बिल्कुल माहिर हो गई थी। शुरू में मेरे पति को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता था और मेरी सास भी खाने में नुक्स निकाला करती थी, मगर धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया था। मैं अक्सर फ़ोन पर माँ से राय लिया करती थी। मेरी माँ के हाथ में बहुत स्वादिष्ट खाना बनता था। जब मैं अपने घर में खाना बनाती तो माँ का हेल्प ले लिया करती थी। मेरी माँ मेरी काफ़ी मदद कर देती थी। शादी के बाद तो मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई थी। मैं इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करने में लगी हुई थी। मेरे पति मुझसे नाराज रहते थे। मेरी सास मेरे खिलाफ उनका कान भरती रहती थी। मैंने कई बार अपनी सास के मुंह से अपनी बुराई सुनी थी। मैंने अपनी सास की परवाह करना छोड़ दिया था। मैं अपनी तरफ से उनकी इज्जत और सेवा करती थी, मगर मैंने उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। वह जैसा चाहे मेरे साथ व्यवहार कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर जितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था उसके बाद उनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। मैं अपने सास की कोई भी बात अपने पति को बताने की कोशिश ना करती थी। मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था, अपनी दुनिया में दिल लगा लिया था। मैं घर के कामकाज निपटाकर अपनी किताबें पढ़ने बैठ जाती। पापा के घर से अपनी किताबों को ले आई थी जिनमें खो जाती थी, तो मेरा वक्त गुजर जाता था। मेरा पति तो बिजी रहते थे, काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करते थे। मेरे पति के बीच काफ़ी सारी गलतफहमियां थी। मैंने अपने घर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मेरे माँ बाप तो कभी एक दूसरे से दूर भी नहीं रहते थे, ना ही एक दूसरे की शिकायत करते थे। मैं कभी कभार हैरान होकर सोचती थी, क्या मियाँ बीवी के बीच ऐसे संबंध भी होते हैं? वे आपस में एक दूसरे से बात नहीं किया करते। मेरे पति, जबकि खुद वो मुझसे बात ना किया करते थे, हर वक्त गुस्से में भरे रहते थे। मैं डर के मारे उनसे ज़्यादा बातचीत ना करती, अपने कामों में लगी रहती। उनके इस व्यवहार की वजह से मैं उनके ज़्यादा करीब ना हो पाई थी। मैं अपनी दुनिया में खुश थी। मैं कोशिश करती थी मेरी सास और मेरे पति दोनों को ही मुझसे शिकायत ना हो, और धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अब मुझसे प्यार मोहब्बत से कभी कभी बात कर लिया करते थे। मैं इतने में ही खुश थी। उसके बाद मैंने कभी किसी से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, दोनों ही बेटियां थीं। मेरी बेटियों के पैदाइश से मेरी सास ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें तो पोता चाहिए था। मेरी लगातार 2 बेटियां हो गई थी। उन्होंने मुझसे मुंह भाव चढ़ाना शुरू कर दिया था। उनको पोते की ख्वाहिश थी, जबकि मेरी 2 बेटियां हो गई थी। इसमें वह खुश कैसे हो पाती? मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपनी तरफ से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी थी। बेटी या बेटा पैदा करना मेरे बस में नहीं था, जो उनको मुझसे शिकायत थी। मैं उनके ऐसे व्यवहार पर अक्सर चुप रहती, मुझे आते जाते सुनाती रहती। मैं उनके गोद में पोता डाल दूं। मेरी शादी को 5 साल का टाइम हो गया था। मुझ पर एक और मुसीबत आ पड़ी थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह परेशान होना पड़ेगा। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतन को घर में ले आए थे। अब मैं समझती थी वो मुझसे इस तरह क्यों दूर दूर रहा करते थे। वह तो मैं ही थी जो उनके करीब जाकर उनको मनाया करती थी, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बातें किया करती थी। पर मुझे उनके सच्चाई के बारे में नहीं पता था। जब एक मर्द के व्यवहार में अचानक बदलाव हो तो जान लो वो बेवफाई कर रहा है। यही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं हैरानी से अपने पति के सामने खड़ी उनकी सजी संवरी दुल्हन को देख रही थी, जो बेहद प्यारी और खूबसूरत थी। मेरे पति को मुझसे सामना करने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर उन्होंने मुझसे नज़रअंदाज करते हुए अगले ही पल अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़े अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैं भी रोती हुई उनके पीछे चली आई थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सास मेरे हक में 2 शब्द बोलेंगी, मगर अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। वह अपने बेटे की दूसरी पत्नी की नज़र उतार रही थी। पुनीत उससे पहले शादी करना चाहता था, मगर मैंने जबरदस्ती उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी थी। ये तो पुनीत की कॉलेज की मोहब्बत थी। मेरी सास बड़ी खुशी से अपने बेटे की पहली मोहब्बत की दास्तान सुना रही थी। मैं चुपचाप कमरे में चली आई। कमरे में आकर मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने उन लोगों की इस तरह सेवा की थी
और उन दोनों माँ बेटा ने मुझे किस तरह धोखा दिया था। मुझ पर सौतन लाकर बैठा दी थी। अगर मेरी सास के अंदर थोड़ी सी शर्म हया होती तो वह कम से कम इस मौका पर मेरा साथ जरूर देती। वह मुझे ब्याह कर लाने के पहले दिन से ही मेरी दुश्मन बनी। मुझे यकीन ना होता, आखिर भगवान ने मुझे कितनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया है। अगर मेरा पति कहीं और शादी करना चाहता था तो पहले ही उसी लड़की से शादी कर लेता। भला मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने माँ को अपनी सास और अपने पति के व्यवहार के बारे में अभी तक कुछ ना बताया था, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उन लोगों ने मेरे सब्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। शायद उन्होंने ये सोच लिया था उसके साथ हम जो भी व्यवहार करेंगे ये चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी, और मैं अभी तक ये सब्र बर्दाश्त करती आ रही थी, मगर ये सब मेरी बर्दाश्त से अब बाहर हो गया था। आखिर 2 बच्चों का साथ था। मेरा पति पहले से ही मुझसे दूर दूर रहा करता था, मुझे कोई अहमियत नहीं देता था, जबकि दूसरी पत्नी के आने से मेरी हैसियत बिल्कुल खराब हो गई थी। अगर मुझे बगैर पति के रहना था तो फिर मैं यहाँ क्यों रहती। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से अपनी खुशी से बिता सकती थी। ये सोचते हुए मैंने पापा को फ़ोन कर दिया। मुझे वे जल्दी लेने चले आए। वह भी मेरे इस खबर को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उन्हें यकीन ना आया मैं इतने साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैंने पापा को एक एक बात बता दी। पापा ने मेरे पति से शिकायत की, पर वह उल्टा गुस्सा करने लगा। उन दोनों माँ बेटे ने मुझ में हजारों बुराइयां निकाल दी। आपकी बेटी को घर में रहने का तरीका नहीं है, ना ही तमीज है। घर में किसी को बुलाना पसंद नहीं करती और ना ही मेरी माँ से कोई बातचीत करती है। बस घर के काम निपटाकर अपनी किताबों में गुम हो जाती है। क्या अगर घर में 2 लोग रहते हैं तो इस तरह रहते हैं? मैं हैरान थी। अगर इन लोगों को मेरी किताबें पढ़ने या चुप रहने का एतराज़ था तो मुझे पहले बता देते। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर बातें बना लेती, मगर उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की और ना ही कभी मेरे व्यवहार के लिए कोई बात की। मगर उसके दिल में बहुत सारी शिकायत थी जो मैं आसानी से समझ सकती थी। ये सारी बातें मेरी सास ने मेरे पति के दिल में डाले थे। मेरी सास ने भी मेरे अंदर हजारों कीड़े निकाल कर मेरे पापा को सुना दिए थे। सुनिए भाई साहब, मैं तो तुम्हारी बेटी को बड़े अरमान से ब्याह कर लाई थी। जल्दी ही अपने पति समेत मेरा दिल जीत लेती, मगर ये तो ना तो पति को अपना सकी और ना मेरा दिल जीत सकी। मैं तो इसके इस तरह के चाल चलन से बहुत परेशान थी। मैं तो सोचती थी उनकी बेटी मेरी समधन की तरह होगी। ये तो तुम लोगों से बिल्कुल अलग है। इसको घर में किसी काम से दिल नहीं लगता है, बस इसको 24 घंटे अपनी किताबों में घुसा रहना पसंद है। मेरी माँ ये सब सुनकर हैरान थी, मगर मैं जानती थी मुझ में ये सब बुराइयां मौजूद नहीं थी। आखिर मैंने जिंदगी इतने साल उनके आंगन में गुजारे थे। पापा मुझे इस तरह से जानते थे। पापा ने फैसला मेरे सर पर छोड़ दिया था। अगर मैं चलना चाहूँ तो उनके साथ चल सकती हूँ। मैं तो इतने गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ न आया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया और अपने दोनों बेटियों को लेकर पापा के साथ निकल आई। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस बात पर वह खुश थे कि मैदान खुद ही साफ हो गया। मम्मी पापा के पास आकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इस बात का एहसास मुझे यहाँ पहुँच कर हुआ। ये घर तो भाभी ने कब्जा कर लिया था। भाभी के तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। वह पहले वाली भाभी नहीं थी, न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। वह तो हर वक्त माथे पर तेवर चढ़ाए, चेहरे पर गुस्सा सजाए इधर से उधर फिरती रहती। मेरे मम्मी पापा की इस घर में अब कोई अहमियत नहीं थी। अब इस घर पर सारा राज मेरी भाभी का ही चल रहा था। उसने काम काज के लिए 2 नौकरानी भी रखे हुए थे जो सारा काम करती थी, जबकि मेरे मम्मी पापा को कोई पूछता भी नहीं था। माँ अपना काम अपने हाथ से ही करती थी, खाना भी नौकरानी बनाया करती थी। मैं जानती थी मम्मी पापा को नौकरानी के हाथों का खाना पसंद नहीं था, मगर मम्मी पापा वही खाना खाने पर मजबूर थे क्योंकि अब घर में उनकी कोई अहमियत नहीं थी। भाई तो शुरू दिन से ही पत्नी का गुलाम हो गया था। अब तो उसकी हालत देखने वाली थी। वह पत्नी के इशारों पर नाचता था। उसको मम्मी पापा की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ पत्नी का सुनता था, उसकी जुबान बोलता था। मुझे आए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। एक बार भी मेरा भाई मेरे मम्मी पापा के पास आकर नहीं बैठा। मेरे साथ भी उसने कोई बात नहीं की और ना ही उसने मेरे बारे में जानने की कोशिश की और ना मेरा दुख जानने की कोशिश की। अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में घुस जाया करता था। मैं हैरान थी कि मम्मी पापा ने अपने बेटे को कितनी मोहब्बत से पाला था। वह शादी के बाद ऐसा बदल गया था। एक मेरा पति था जो आज तक मेरा न बन सका था। एक मेरा भाई था जो अपनी पत्नी का गुलाम हो गया था। दुनिया में ऐसे आदमी भी मौजूद होते हैं, ये सोचकर हैरान थी। मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था मुझे अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, बल्कि अपने पति के घर पर ही रहना चाहिए था। मैंने पापा के घर आकर अपनी
अपने बच्चों को भी उनके बाप के साय से दूर कर दिया था। वैसे तो वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था, मगर फिर भी घर में बाप का साया मौजूद था। जबकि यहाँ आकर मेरे बच्चे बिल्कुल ही बेसहारा हो गए थे। मेरे मम्मी पापा तो मेरे बच्चों का दिल बहलाने में लगे रहते, मगर मामा मामी तो उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। मम्मी पापा की जिंदगी में ये हाल था। भगवान ना करे कभी मेरे माँ बाप को कुछ हो जाए तो ये तो मेरे बच्चों को अपने दरवाजे पर नहीं चढ़ने देंगे। अब मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था। मैं चाहती थी मेरा पति आए और मुझे मनाकर ले जाए, कम से कम मुझसे कोई बात कर ले। मगर कई महीने बीत गए, उसके बाद उसके तरफ से कोई बातचीत नहीं हो सका। अब मेरे मम्मी पापा मेरे टेंशन की वजह से दोनों बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। वे बहुत ज्यादा बूढ़े कमजोर हो गए थे। ऐसे हाल में मुझे इस तरह परेशान देखकर वे दिन ब दिन दुखी रहते और उनको मेरे दुख ने और मार दिया था। अगर मेरे माँ बाप ना रहे तो फिर मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी तो मेरे पापा के पेंशन से ये सब कुछ हो पा रहा था। फिलहाल मेरे पापा ने बीच में हम दोनों की सुलह कराने की सोची थी। उनके तरफ से कुछ रिश्तेदार और हमारे भी रिश्तेदार आपस में बैठकर इस समस्या पर बात करना चाहते थे। माँ ने मुझे इस बात पर राजी किया कि मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। जैसा भी हो अपने सौतन के साथ बिताऊं। आखिर उसके अलावा अब क्या कर सकते हैं। जो भी किया हो, लेकिन अभी भी वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। तुम्हारा उस पर पूरा अधिकार है और तुम हक से वहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि अभी तुम्हारे 2 बेटियां हैं। ऐसे तुमने उसको एकदम खुली आज़ादी दे दी है, इसलिए वह तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उसके सर पर डालनी चाहिए ताकि वह तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाए। मेरी माँ मेरा दिल मेरे पति के तरफ से साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिल उसके खिलाफ इतना मैला हो चुका था कि अब साफ होना नामुमकिन था। लेकिन मैं चुप रही। मैं भी ये चाहती थी मेरा पति मुझे आकर वापस ले जाए। मैं सौतन के साथ गुजारा करने को तैयार थी। आखिर मेरे पति का घर था। भले ही मेरी हैसियत उसके दिल में कुछ न था, लेकिन कानून के हिसाब से मैं उसकी पत्नी थी। मगर मेरी बेटियां अपने पूरे हक के साथ वहां पर रह सकती थी। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी, अब सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैंने देख लिया था मेरा यहाँ पर किसी तरह अब गुजारा नहीं था। यहाँ मेरी बच्चियाँ डरी सहमी रहती थी, जबकि मेरी सास मेरे पापा की अभी भी इज्जत किया करती थी और रिश्तेदारों ने हमारी सुलह करवाने की कोशिश की। मेरे पति और ससुराल वालों को भगवान का डर नहीं था और ना ही उन्हें लोगों का डर था। मेरे पति ने साफ साफ मुझे ले जाने के लिए मना कर दिया। उसका कहना था मैं उसको वहाँ रख कर उस पर जुल्म नहीं करना चाहता हूँ। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं उसको डिवोर्स देकर आज़ाद कर देना चाहता हूँ। मैं अपने दोनों बेटियों को अपने साथ रख लूँगा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकती थी। और पति ने कहा वह अगर चाहे तो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ले। मैं बच्चों को अपने पास रखने को तैयार हूँ। मगर मैंने मना कर दिया था। डिवोर्स सबसे मुझे इतना डर लगता था, मैं डिवोर्स का शब्द सुनते ही कांप गई थी। मैंने पापा को जल्दी मना कर दिया कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही जिंदगी बिता लूँगी, उसके पास नहीं जाऊँगी और ना ही पुनीत मुझे लेने आया। मैंने अपने बच्चों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपनी बच्चियों के बगैर रह सकती थी। मैं जानती थी अगर मैं अपने बच्चों को वहाँ भेज दूँगी तो सौतेली माँ उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। खैर मेरे भैया भाभी भी मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो वहाँ पर उनके साथ क्या अच्छा होना था। पर यहाँ मेरे माँ बाप का सहारा था, उनकी माँ उनके साथ थी। अपने बच्चों को हर गम से बचाना चाहती थी। मैं उनके लिए मेहनत कर सकती थी। फिलहाल मैंने अपने बच्चों को अपने उनके पिता के साथ नहीं भेजा। अपने पति और ससुराल वालों से सारी उम्मीदें खत्म कर ली। मैं माँ बाप के साथ अपनी बच्चियों के साथ जिंदगी बिताने लगी। मेरी भाभी का बस चलता तो वो मुझे हाथ पकड़कर इस घर से निकाल देती। वह तो न जाने माँ बाप को ही घर में कैसे बर्दाश्त कर रही थी, मगर मम्मी पापा के होते हुए वो चुप कर गई थी। मगर उसने अपना व्यवहार हमारे लिए बिल्कुल खराब कर लिया था। हमें बिल्कुल नापसंद करती थी। मुझे भी उसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। माँ पापा का साथ था तो अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी थी। फिलहाल मैं नौकरी के लिए बाहर निकली, अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मैं और बच्चियां सुबह सवेरे घर से निकल जाती थी। मैं छुट्टी के वक्त अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आया करती थी। माँ पापा के साथ की वजह से मुझे हौसला मिल रहा था। पति के घर में भी मेरी कौन सी कोई हैसियत थी। फिलहाल मुझे यहाँ पर एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, मगर भाभी से मेरी और बच्चों की हंसी बर्दाश्त न होती थी। घर में हम जब भी कोई बातचीत करते तो हंसते, वह तुरंत तानाशाही पर उतर जाती थी। बिना वजह लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती थी। मेरे भाई के अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। शायद यही वजह थी जो मेरे बच्चों को और मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब अगर
उन लोगों की औलाद नहीं हुई थी तो उसमें मेरा क्या कसूर था। ये तो भगवान की तरफ से देरी थी। वो चाहते तो मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते थे, अपनी औलाद की ममता पूरी कर सकते थे, मगर वो मेरे बच्चों से नफरत किया करते थे। मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। आखिर जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो बर्दाश्त करना ही था। मैं जब भी स्कूल से पढ़ाकर घर आती तो मेरी माँ घर का सारा काम कर लिया करती थी। मैं माँ को मना करती थी मैं खुद आकर काम कर लूंगी, मगर माँ ना मानती थी। वो बच्चों के कपड़े वगैरह धोकर रख दिया करती थी, जबकि माँ बच्चों की फरमाइश भी पूरी करने की कोशिश करती थी और जो भी चीज उन्हें खानी होती थी वो बाहर से दिलवा दिया करती थी। मेरे माँ बाप का मेरा बहुत बड़ा सहारा था। मेरी बड़ी बेटी अब 13-14 साल की हो गई थी, छोटी बेटी 12 साल की हो गई थी। मुझे अब अपने पति से दूर रहते हुए 15-16 साल हो गए थे। इन 16 सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। ये हालात भी देखे थे, लेकिन वह माँ बाप के जिंदगी तक ही थे। माँ बाप की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। भाई का तो वैसे भी सहारा नहीं था, बस उसके घर की छत इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मैंने अपना खाना पकाना भी अलग कर लिया था। मैं नौकरी से कुछ कमा कर लाती, अपने बच्चों का खर्चा भी उठा रही थी। फिर भी मेरे यहाँ रहने से मेरे भाभी को बहुत ज़्यादा एतराज था। मैं उसके घर में क्यों रह रही हूँ, जबकि इस घर पर मेरा भी तो अधिकार था। मगर ये बात भाभी से कभी नहीं कह पाई थी। हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती थी और बच्चियों को डांटती रहती थी। उसके सामने मेरी बच्चियां बिल्कुल डरी सहमी रहती थी। मेरी कोशिश होती थी मैं अपना कहीं अलग घर ले लूं, लेकिन समस्याओं ने इतना घेर लिया था। मैं जिस प्राइवेट स्कूल में काम कर रही थी उसमें तनख्वाह अच्छी नहीं थी। मैंने दूसरे स्कूल में ट्राई किया था, वहाँ भी कुछ खास नहीं था। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई तो वह स्कूल भी बंद हो गया था। मैं बेरोजगार हो गई थी और असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। घर में इतना तानाशाही और मेरे पास कोई नौकरी नहीं। अब मैं अपने बच्चों का फीस नहीं दे पा रही थी। पापा थे तो उनके पेंशन से ये सब कुछ हो रहा था। अब तो मेरे पापा भी ना थे, ना ही मेरी माँ थी। फिर मैंने मजबूरी में आकर अपनी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर मुफ्त में खाना भी मिलता था, जिससे मेरी बेटियाँ पेट भर के खाना खा लिया करती थी। मेरा क्या था, मैं तो 2-2 दिन भूखी रह लिया करती थी। एक दिन बड़ी बेटी ने स्कूल में खाना चोरी किया, क्योंकि अगले दिन संडे था और पूरा एक दिन उनको भूखा रहना पड़ता। इसलिए मेरी बेटी ने स्कूल से खाना चुरा कर घर लाई। स्कूल के गार्ड ने पकड़ा तो मेरी बेटी बुरी तरह से डर गई और अपने हालात को बताने लगी। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, बेटा तुम रोज अपने घर खाना ले जाया करो ताकि तुम्हारी माँ भी खा सके, और कल अपनी मम्मी को स्कूल में बुलाकर लाना। मेरी छोटी बेटी आकर मुझे वह सारी बात बता दी थी। मैं उन दोनों बच्चियों को पकड़कर बहुत रो रही थी। उस रात मैं पूरी रात अपने घर के बने मंदिर में बैठकर भगवान के आगे रोती रही और प्रार्थना करती रही। अगले दिन घर में संडे था और मेरी भाभी ने घर में कीर्तन करवाया था और उसके बाद मोहल्ले भर में भंडारा बंटवाया था। हलवा पूरी और छोले की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मेरी बेटियां भी मेरी तरह सब्र करने वाली थी। वह मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रही थी, मगर उनके चेहरे पर उदासी जरूर थी। वह हलवा पूरी खुशबू से बेचैन थी और हलवा पूरी खाना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि भाभी मोहल्ले में भंडारा बांट रही थी, अपनी नंद और उसके बच्चों का ख्याल तो जरूर करेगी। मगर शाम तक भाभी के तरफ से भंडारा नहीं आया तो मैं खुद ही उनके रसोई में चली गई और अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी हलवा पूरी मांग बैठी। अभी मैं बांट रही हूँ, अगर बचेगा तो मैं दे दूंगी। भाभी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर बोली थी। मैं चुपचाप वापस लौट आई। भाभी के तरफ से हलवा पूरी आने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमें देखने तक नहीं दिया और जो बचा हुआ भंडारा था उसे फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। अगर वह हलवा पूरी मेरे बच्चों के मुंह में चली जाती तो भाभी का क्या बिगड़ जाता। मेरी भाभी के दिमाग पर घमंड और गुस्सा सवार था। उसका कोई इलाज नहीं था। मैं सिवाय सब्र के और क्या कर सकती थी। इस टाइम इतनी परेशान थी। वह रात दिन स्कूल का ही खाना खा रहे थे। हलवा पूरी देखकर उनका खाने का बहुत मन कर रहा था। वे दोनों भूख से रोने लगी। उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आज संडे था, स्कूल में छुट्टी थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं 3-4 महीने से घर में बैठी थी। पैसे जो थे वह सारे खर्च हो चुके थे। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उनको लाकर देती। मैं बेहद बेचैन थी। भाभी के रसोई में पहुंची, शायद कुछ खाने को मिल जाए। सारा बर्तन उलट पुलट कर देख लिए, मगर गंदे बर्तन के सिवा वहाँ कुछ न मिला। मैंने कचरे के डब्बे से हलवा पूरी निकालकर अपने बच्चों को दे दिया। मेरी बेटियां वह हलवा पूरी खाकर खुश हो गईं कि मैं आंसू बहाने बैठ गई थी। मेरा दिल फटने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भगवान से शिकायत करने लगी। उसने मुझे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दिया। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना खिला पाती।
मेरे साथ सभी लोगों ने गलत किया था। मेरे पति के बाद भाई ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं भगवान के आगे बैठकर रो रही थी। रात भर मैंने भगवान के चरणों में गिरी रही और लगातार आंसू बहाती रही। मैं आज बेहद बेचैन थी। मेरी बेटियां कचरे से हलवा पूरी खाकर सो चुकी थी। उनके मासूम चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं रोने लगी। मैं सारी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह हुई तो मेरे दरवाजे पर किसी की आने की आहट सुनाई दी। इतने सवेरे कौन आ गया था? मैं हैरान होकर दरवाजा खोला और अपने भाभी के कमरे की तरफ भी देखने लगी। शायद मेरी भाभी तो नहीं उठी। भैया भाभी दोनों सो रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने अपने पति को खड़े देखकर मैं हैरान रह गई। मैं बिल्कुल हैरान नजरों से उसे देख रही थी, जबकि वह शर्मसार अंदाज में बाहर खड़ा था और मुझसे कहने लगा, अंदर आने के लिए नहीं कहो। उसने धीमे शब्दों में बोला तो मैं चुपचाप एक तरफ हो गई। वह ढीले कदमों से अंदर चला आया, आंगन में बिछी चारपाई पर बैठ गया। उसके हाथ में बड़ी बड़ी पन्नियां थी जो अलग अलग चीजों से भरी हुई थी। मेरे पति ने कहा, मेरी बेटियां कहाँ हैं? उसने पन्नी जमीन पर रखते हुए इधर उधर देखा। अपनी बेटियों के बारे में बात की। वे दोनों अंदर सो रही थी। मैंने धीमे शब्द में आवाज दिया। मैं बेहद हैरान थी। मुझे उसकी यूं अचानक आने का बिल्कुल उम्मीद नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप कितनी देर बैठे रहे। मुझ में तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं है और ना ही कोई शब्द है। इस काबिल मैं नहीं हूँ। मुझे माफ करो। मैंने तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे उस वक्त इतनी अकल होती। मगर तब मैं जवानी के नशे में चूर था। मैं अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को पसंद करने लगा था। उसके इश्क में पागल हो गया था। मगर माँ चाहती थी वह अपने पसंद की लड़की को बहू बनाकर घर में लाए। मैंने उनको परी से मिलवाया था। वह उन्हें खास पसंद नहीं आई थी। उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया। मैं शादी के लिए राजी नहीं था, मगर माँ का इकलौता बेटा होने के हैसियत से मुझे माँ की बात माननी पड़ी। अगर अपनी मर्जी से शादी कर लेता तो माँ पर क्या बीतती, वह अपने अरमान कैसे पूरा करती। बस यही सोचकर मैंने तुमसे शादी की हामी भर ली। तुम्हें बड़े अरमानों से मेरी पत्नी बनाकर इस घर में लाई थी, मगर मेरा दिल तुम्हारी तरफ से मैला हो गया था। मैंने अपनी माँ को साफ बता दिया था, मगर माँ का कहना था धर्मपत्नी घर की लक्ष्मी होती है। तेरा दिल खुद ब खुद मान जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे इतनी दूरी रखी, तुमको इतना परेशान किया। तुम मुझसे दूर हो गई। तुम खुद मेरे करीब आने की कोशिश किया करती थी। पापा के मरने के बाद दिल में ये बात बैठ गई थी, तुम्हारे कदम इस घर में मनहूस है और तुम एक मनहूस हो। मैंने माँ की इस बात का फायदा उठाया और माँ को तुम्हारे खिलाफ करता गया। माँ को तुम्हारी शिकायत लगाता। वह तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और उनका दिल तुम्हारे तरफ से मैला करता रहा। मैंने माँ को यहाँ तक कह दिया कि तुम किसी और को चाहती थी। तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती तुम्हारी शादी की और फिर मेरी माँ ने तुम्हें नोटिस करना शुरू किया और तुम दिन रात किताबों में खोई रहती। तो माँ को सच लगने लगा। उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की परमिशन दे दी। मैं परी को घर ब्याह कर ले आया। मैं परी से शादी करके बहुत खुश था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था, मगर मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा भी था। मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हें आज़ाद कर दूं, ताकि तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी बिता सको। मैं बच्चों को अपने पास रखना चाहता था, मगर मुझे अंदाजा था कि मैं उन बच्चों का वैसा ख्याल नहीं रख पाऊंगा जैसा तुम रख सकोगी। मैंने उनको सौतेली माँ के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता था। मेरी माँ का ख्याल बिल्कुल ठीक था, पर इस सही तरीके से घर को संभाल नहीं पाई। और जैसा तुम संभालती थी, उसको बस घूमने फिरने और सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसने घर का हाल बुरा करके रख दिया था। माँ दबे शब्दों में मुझसे शिकायत करती, मगर मैं परी को क्या कहता। वो मेरी मोहब्बत थी। मैं परी की हर बात मान लेता था। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए थे। मैं अपनी बेटियों को भूल गया था। मेरे बेटे होने के बाद परी से मेरा झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि वह जिम्मेदारियों से घबरा गई थी। उसका कहना था उससे इतना काम नहीं होता। माँ बीमार थी। मैं उनको कामों में लगा देखता तो परी से झगड़ा करने लगता। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मैं बहुत दुखी था। अभी मैं माँ के सदमे से बाहर नहीं आया था। मेरी पत्नी और दोनों बेटे स्कूल से आते हुए गाड़ी के टक्कर लगने से उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरी पत्नी मौका पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मैंने अपने बेटे को बचा लिया था। अभी छोटा बेटा तो काफी छोटा है। मेरे बच्चे माँ के बगैर बिल्कुल टूट गए हैं। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया माँ बाप के बगैर बच्चे कितने टूट जाते हैं। माँ और बाप दोनों ही बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तुमने किस तरह मेरे बच्चों को अकेले संभाला, मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मेरा दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया। तुम्हारे माँ बाप से बच्चों के खर्च भेजने की बात की थी, मगर तब उन्होंने गुस्से में मना कर दिया था। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया, मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी बेटियों पर क्या मुसीबत गुजरी होगी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। मैं उन बीते हुए कल की तो भरपाई नहीं कर सकता,
मगर वादा करता हूँ आने वाले टाइम में तुम्हें और अपनी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी होने नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे की परवरिश के लिए तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कोई भी औरत उन्हें अपने औलाद जैसा प्यार नहीं दे सकेगी सिवाय तुम्हारे। मुझे तुम्हारी फितरत का अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं और माँ ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बावजूद भी मुझे पूरा उम्मीद है तुम मेरे बेटों को अपना लोगी। पुनीत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। मेरी बेटियां भी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। वह हैरान नजरों से अपने बाप की तरफ देख रही थी। ये तुम्हारे पापा हैं। मैंने उंगली के इशारे से बाप की तरफ इशारा करके उनको हैरान करने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें हैरानी से और फैल गई। पुनीत ने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया और रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए लाया था। बेटियां तो बड़ी जल्दी अपने बाप से घुल मिल गई और मजे से अपने बाप की लाई हुई चीजें खाते हुए बेफिक्र से टहलने लगी। खुशी से उनके चेहरे गुलाब हो गए थे। मैंने आज से पहले हमेशा उनके चेहरे पर डर देखा था। भाई भाभी भी कुछ देर में जाग गए थे। वह पुनीत को देखकर हैरान थे। मैंने अभी तक पुनीत की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। पुनीत ने अपनी कहानी सुना दी थी, मगर मेरी कहानी सुनने के लिए एक बार भी न कहा था। उसका जमीर उसे गवाही नहीं दे रहा था। तभी वह अपने जमीर की तसल्ली करने को चला आया था। फैसला तो तय था। मुझे अपने बच्चों के खातिर वापस जाना था। वहाँ उनको पेट भरकर खाने के साथ बाप का प्यार भी मिलना था। मेरा भाई पुनीत को देखते ही उसके स्वागत के लिए दौड़ा था। आखिर उसके घर से 3 मुसीबत पुनीत के साथ जानी थी, इसलिए वह दौड़ दौड़ कर पुनीत की खातिरदारी कर रहा था। पुनीत को देखते ही भाभी के दिमाग बदल गए थे। वह जल्दी से नाश्ता बनाने रसोई में घुस गई थी। कुछ ही देर में उनकी नौकरानी चली आई थी। उन्होंने नाश्ता लगा दिया। मैं भाभी के व्यवहार पर हैरान होती नाश्ते पर टूट पड़ी थी, क्योंकि मैंने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। प्रीति, अभी तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहती हो? मैं बिना कुछ सोचे समझे नाश्ता करके पुनीत के साथ अपने ससुराल चली आई थी, क्योंकि अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। पुनीत को अपनाना मेरी मजबूरी थी और पुनीत तो पहले से ही मजबूर था। हम दोनों की हालत अब एक जैसी थी।